कंज्यूमरिज्म शायद उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो उस ज़माने में हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं क्या हम जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। लोग बहुत तवज्जो देते हैं इस बात के ऊपर कि ना वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, बट उनको ये जो दिखाया जाता है कि फैंसी बॉटल्स के अंदर जो कोला ड्रिंक्स हैं और एक बड़े खूबसूरत किस्म के पैकेट के अंदर से चिप्स निकल रहे होते हैं, तो शायद उन्हें उसकी रियलिटी का अंदाजा नहीं है। तो हम अपने इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज़ पे कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट, हाउ डू वी चेंज दोज वैल्यूज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स। अर्ली 80s में या मैंने अपने अर्ली 20s के अंदर इतनी वैरायटी ऑफ सोडाज और इतनी वैरायटीज ऑफ कॉफी शॉप्स नहीं देखी थी। ये भी एक हमारे पास मेंटालिटी है कि क्योंकि नींद नहीं आ रही है, रात को देर तक जागना है, काम बहुत है, प्रेशर बहुत है, तो पीने से नींद चली जाती है कुछ अरसे के लिए। आई थिंक अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स स्पेशली वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ब्रांड्स को। जो समझदार नेशंस होती हैं वो कोई भी इन्वेंशन करें या कोई प्रोडक्ट भी लाएं, नेशन या ऑर्गेनाइजेशन, वो ये देखती हैं कि अगली 7 जनरेशन तक उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अमीर खुसरो को भी क्या कमाल चल रहा है कि अपनी कीमत बढ़ाओ, अभी बहुत सस्ते हो। हर कोई सवाल करे कि मेरी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। ये जर्नी है, मुझे नहीं लगता कि ये 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 साल में हो जाए। Corporate individualist problems of like that is comparison trap. पूरी कोशिश की एज अ पेरेंट कि मैं कोई कंपैरिजन बिल्ड ही नहीं करूं बिटवीन टू ऑफ देम, बेटा और बेटी है, एंड बिटवीन देम एंड अदर्स। ह्यूमन लाइब्रेरी का जो स्लोगन है वो है अनजज समवन। उसमें कोशिश यही होती है कि एक ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट होता है कि जहाँ पर कुछ लोग किताब बनकर आते हैं, बजाय इसके कि हम एक प्रिंट की किताब उठाएं या इलेक्ट्रॉनिक बुक उठाएं, हम इंसान को एज अ किताब कंसीडर करते हैं। थैंक यू सो मच नूर भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों से सीखा और मैं समझता हूँ हर इंसान जिससे आपने एक लफ्ज़ भी सीखा उसका आपकी ज़िंदगी पे एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है। जब भी मैंने ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट में जिन जिन लोगों से सीखने की कोशिश की उनमें से एक बहुत बड़ा नाम मैं समझता हूँ आपका, एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। आई थिंक हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन वेयर आई यूज्ड टू वर्क, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ख्वाहिश थी कि आपके साथ पॉडकास्ट करने का इत्तेफाक हो, एंड आई थिंक व्हेन द स्टूडेंट्स रेडी मास्टर अपीयर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत कम लोग हैं जो कि शायद आपको तर्ज़ अमल और उस तर्ज़ ज़िंदगी से जानता हूँ कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि द काइंड ऑफ वर्क व्हिच यू आर डूइंग इज़ वेरी इम्पैक्टफुल एंड यू हैव डन सम रियली ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द पॉडकास्ट इन माय फर्स्ट क्वेश्चन। दीज़ डेज़ कंज्यूमरिज़्म बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग उतना कंज़्यूम नहीं कर रहे जितना उनको ज़रूरत है, लोग हद से ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड, बिकॉज़ हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है ज़िंदगी के अंदर कि हमें कितना खाना है और कितना नहीं खाना। बट बिकॉज़ ऑफ एड एंड मीडिया कन्फ्लुएंस इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोग शायद एक राइट डिसीजन और एक राइट फैसला नहीं ले पा रहे होते। इस बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और ये मुझे याद दिलाता है कि हमने आज से कुछ सालों पहले एक प्रोजेक्ट किया था यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, जिसमें हमने यूथ के लिए कंज्यूमरिज्म एंड के ऊपर एक मॉड्यूल पूरा बनाया था, और हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से लोग बुलाए थे जिनको हमने इस मॉड्यूल पे ट्रेनिंग दी थी। बहुत आम सी बात जो हमारे यहाँ घरों में भी की जाती है, कई मरतबा हम आपस में भी कर रहे होते हैं कि आप खाने के लिए ज़िंदा हैं या ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है। सो पहला तो अपने आप से सवाल ये करना कि आपकी जो सर्वाइवल है एज ह्यूमन बीइंग, वो किन बुनियादों पे है। खाना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके साथ उस खाने से जो जुड़ी हुई नरिशमेंट है उसका बड़ा हिस्सा है। उस खाने के साथ जो आपकी हेल्थ कंडीशन है उसका बड़ा जो है वो एक जुड़ा हुआ सिलसिला है इसके साथ। सो अब कंज्यूमरिज्म शायद उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो उस ज़माने में हम कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, बहैसियत नौजवान, बहैसियत एडल्ट्स। अब कंज्यूमरिज्म इज़ ऑल अबाउट कंटेंट एज़ वेल। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई एम कंज्यूमिंग। सिमिलरली आई थिंक एक और चीज़ जो उस वक्त और इस वक्त में हमें, मुझे लगता है कि फ़र्क करना पड़ेगा, वो ये है कि कंज्यूमरिज्म के साथ आइडेंटिटी भी जुड़ी हुई है। मैं अगर एक नौजवान हूँ, मैं अगर एक मेल हूँ या फीमेल हूँ, एडल्टहुड में हूँ, मुझे अगर अच्छा दिखना है, तो अच्छा दिखने की जो साइकोलॉजी है या इमोशंस हैं, उसके साथ कंज्यूमरिज्म बड़ा जुड़ गया है। और ये सब चीज़ें जो है वो उन तमाम लोगों को समझ में आ गई हैं जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन्होंने इन इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लिया है, इसके पीछे साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लिया है, और फिर इसी को ज़हन में रखते हुए उन्होंने ये कोशिश की है कि वो उस नौजवान को या मुझे यकीन दिलाएं कि भाई ये खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि शायद इसको देखकर मैं कुछ लगूंगा। ठीक है। सो आइडेंटिटी
जो है वो मेरे ख्याल से एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर बात करनी होगी, गुफ्तगू करनी होगी। मुझे अपने आप को ये सवाल पूछना होगा अपने आप से कि हाउ डू आई वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद प्रोडक्ट्स, Yeah. राइट, और विद समथिंग एल्स। सो इस वक्त और उस वक्त, इस वक्त से मेरी मुराद ये है कि जब से ये सारी इंडस्ट्री जन्म लिया है, जिससे ये सारी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं, खाने पीने की अशिया होती हैं, जो कि घरों के बाहर हम कंज्यूम करते हैं, उस वक्त से जो है वो ये कोशिश यही रही है कि किस तरह से मैं ख़रीदार बनूं और ख़रीदार बढ़ाऊं। ऐसा ही है। ठीक है, मेरी प्रोडक्ट के कितने ख़रीदार हैं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी इसी में है कि मेरे प्रोडक्ट के कितने ख़रीदार हैं। अब जो हमारी इस वक्त कंटेंट इंडस्ट्री है या सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें आपको भी पता है कि बात हो रही है कि अब अटेंशन इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं। Yeah. सही है। सो अगेन सवाल वही है कि क्या आज का नौजवान, आज का एक एडल्ट जो इन चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो कंटेंट हो, क्या वो इतना अवेयर है, वो समझता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी से कैसे किन चीज़ों को जोड़ना है और किन को नहीं जोड़ना? जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, तो हम स्पेसिफिक अगर मैं भी फूड की तरफ जाएँ, बिकॉज़ कंज्यूमरिज़्म जैसे आपने कहा कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कंटेंट क्रिएशन भी इसके अंदर आ जाता है, द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, द काइंड ऑफ फूड यू आर कंज्यूमिंग, द काइंड्स ऑफ थॉट्स व्हिच आर आउट देयर। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, माइकल जॉर्डन का कोच भी कहता था, वी फोकस सो मच व्हाट गोज़ फ्रॉम नेक डाउन। लोग बहुत तवज्जो देते हैं इस बात के ऊपर कि ना वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। बट उनको ये जो दिखाया जाता है कि फैंसी बॉटल्स के अंदर जो कोला ड्रिंक्स हैं और एक बड़े खूबसूरत किस्म के पैकेट के अंदर से चिप्स निकल रहे होते हैं, तो शायद उन्हें उसकी रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है। और मुझे याद है मैंने जो आपसे ट्रेनिंग ली थी, तो आपने इसकी रियलिटी पे काफ़ी बात की थी। तो अगर हम जी। इसकी रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनकी असल रियलिटी क्या है? मुझे याद है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब हमने ये मॉड्यूल पूरा किया, तो हमने अपने आप से सवाल किया कि जब हम इस मॉड्यूल को पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज़ पे कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट? हाउ डू वी चेंज दोज़ वैल्यूज़ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स? सो हमने एक बहुत फेमस ड्रिंक है जो आजकल भी बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, बड़ा अच्छा उसका कलर भी है खूबसूरत सा। हमने जाकर कैफेटेरिया में जो है वो उसको उस पे बैन लगा दिया। जब बैन लगाने की बात हमने उस कैफेटेरिया ओनर से की, तो उसने कहा कि सर मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है? आप इस मुल्क के नौजवानों के लिए ये जो बहुत ज़्यादा हाई शुगरी आइटम्स हैं, ये रखकर उनके मुस्तकबिल के हवाले से उनको बेहतर करना चाहते हैं, उनकी सेहत के हवाले से आप कंसर्न्ड हैं या नहीं हैं? और अगर आप हैं तो आपके अल्टरनेट्स क्या दे सकते हैं? ठीक है? तो अब मामला ये भी है कि बहुत सारे हमारे शायद नौजवानों को भी और बड़ों को भी पता है कि इसके अल्टरनेट्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है अल्टरनेट्स नहीं हैं। बट क्योंकि वो एक हाइप है, क्योंकि वो एक फैड है, और ये जानते हुए भी कि ये चीज़ें अगर किसी तरह से बॉडी का हिस्सा बनती रहती हैं, तो बॉडी पे जो इसके इम्पैक्ट हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ख़राब हैं। कई बीमारियाँ इससे जो है वो जन्म लेती हैं। ये जानते हुए भी वो ये कंज़्यूम करते हैं, राइट? और ये जो आइटम्स हैं, ये आइटम्स अगर एक मोहतात अंदाज में कंज़्यूम करें, एक कैलकुलेटेड अंदाज में कंज़्यूम करें तो भी समझ में आता है। लेकिन ये ओवर आप नौजवानों को देखें आजकल 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, 4-4 बजे तक जाग रहे हैं, ठीक है ना? और ये सारी मंचिंग भी चल रही है, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। इवन पार्टीज़ जो हो रही हैं उसमें भी हम वो वाले फूड आइटम्स देख रहे हैं जो कि हेल्थ के हवाले से शायद 1-2 बार खाने से तो समझ में आता है, लेकिन अगर बार-बार कंज़्यूम किए किए जाएँ तो फिर ये बहुत सारी लाइक बीमारियों को आपने जन्म नोट देती किया होगा कि हमारे मुल्क के अंदर, खास तौर पे पाकिस्तान में, कॉफ़ी कल्चर बड़ा इंक्रीज़ कर गया है। जी, अ लॉट ऑफ कॉफ़ी शॉप्स आर कमिंग अप, इवन सोडा शॉप्स आर कमिंग अप, जगह-जगह। मतलब मैंने अपने अर्ली 80s में या मैंने अपने अर्ली 20s के अंदर इतनी वैरायटी ऑफ सोडाज़ और इतनी वैराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी शॉप्स नहीं देखी थी। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट इज़ राइजिंग अप, और मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बिकॉज़ द काइंड ऑफ फूड यू आर कंज्यूमिंग, द काइंड ऑफ शुगर इनटेक अगर आप बढ़ा रहे हो, तो जो आपकी ब्रेन प्रोडक्टिविटी, आपको ओवरऑल फंक्शनिंग है, वो कहीं न कहीं डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? सो मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक वाक़या याद आ रहा है। अक्सर हमारे बच्चे, यंगस्टर स्पेशली या प्रोफ़ेशनल्स भी वो कहते हैं कि जब किसी सीईओ से या किसी बड़े जीएम से या मैनेजर से दोस्ती करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको सिगरेट ऑफ़र कर दें।
या हमें ये नज़र आता है कि वो कहते हैं सिगरेट पीने से ना दिमाग बहुत चलता है, सही? तो क्या वाक़ई ऐसा है? ठीक है? क्या नेटवर्किंग के लिए यही तरीका है जिससे नेटवर्किंग हो सकती है? इसी तरह से अगर मैं कॉफ़ी कंज़्यूम करता हूँ या कोई और इस तरह का ड्रिंक जिसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो क्या मैं इसलिए कंज़्यूम कर रहा हूँ कि मुझे रात को देर तक जागना है? ठीक है, ये भी एक हमारे पास मेंटालिटी है कि क्योंकि नींद नहीं आ रही है, रात को देर तक जागना है, काम बहुत है, प्रेशर बहुत है, तो पीने से नींद चली जाती है कुछ अरसे के लिए। बट अगेन उसमें जो शुगर है, उसके साथ जो और चीज़ें हम कंज़्यूम कर रहे हैं, तो अपने आप से सवाल पूछना यही ज़रूरी है कि एट व्हाट कॉस्ट? ठीक है, एट कॉस्ट ऑफ माय हेल्थ, एट कॉस्ट ऑफ माय वेल बीइंग, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्योंकि इसके अल्टरनेट्स अब आना शुरू हो गए हैं, बहुत कम हैं लेकिन हैं, बट ये सोडा शॉप्स हो गई या कॉफ़ी शॉप्स हो गई, मैंने कहा ना इसके साथ अगेन जो हाइप जुड़ा हुआ है, वो हाइप क्या जुड़ा हुआ है? इससे दोस्ती अच्छी होती है, इससे नेटवर्किंग अच्छी होती है, इससे यू सेलिब्रेट लाइफ विद दीज़ थिंग्स। सही, तो ये हाइप जो है, इस हाइप को भी अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चन करना ज़रूरी है। आई थिंक मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, आई थिंक द काइंड ऑफ कंटेंट कंजम्पशन की जो हम बात करते हैं, कंज्यूमरिज्म के अंदर कंटेंट कंजम्पशन बहुत बड़ा एक एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है। आई थिंक अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स स्पेशली वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ब्रांड्स को, क्योंकि अगर वो इन ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनाएंगे, इन ब्रांड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, इन ब्रांड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, वो कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देते हैं कि भाई आप हमें हमारे ब्रांड को मार्केट करें। आई थिंक दिस एंटायर साइकिल, मुझे विशन लाखियानी का रिसर्च बड़ा पसंद आया। उसने कहा इस दुनिया में 2 किस्म के ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, एक ह्यूमैनिटी प्लस, एक ह्यूमैनिटी माइनस। सैडली हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो बहुत पढ़ा-लिखा तबका है वो ह्यूमैनिटी माइनस के लिए काम करता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कि वो ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी माइनस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोला ड्रिंक्स की बात करता हूँ और अदर ब्रांड्स की बात करता हूँ जो कि आप बेहतर जानते हैं, जिनके कंज़म्पशन से आपके अंदर क्या हार्म्स हैं, आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन और ये जो बीमारी की इब्तिदा होती है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस कल्चर, इन्फ्लुएंसिंग कल्चर जो बिल्ड हो रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है वो कंज्यूमरिज्म पे बहुत बेस्ड कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा अब ख़्याल यही है क्योंकि ये सारी एक इंडस्ट्री है ना, सो इंडस्ट्री काम ही ऐसे करती है, राइट? इस इंडस्ट्री के पीछे जो अवामिल हैं काम करने के, क्योंकि इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट प्रॉफिट, राइट? सो बिकॉज़ प्रॉफिट इज़ द मोटिव, देन एज़ एन इंडस्ट्री I should try whatever is available, whatever ways are available to actually gain more profit, right? So इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपने इन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं और इसको प्रमोट करते हैं, मुझे नहीं पता कि उनके ज़हन में ये वाली चीज़ जिसको मैं शायद बहुत मुश्किल वर्ड या बड़ा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, सोशल कंसाइंस, ठीक है? क्या वो है? क्या वो इसको एक बड़े तनाज़ुर में देखते हैं? क्या ये इसको मुआशरती तनाज़ुर में देखना चाहते हैं, देखते हैं, या वो भी शॉर्ट टर्म उसमें गेन के कॉन्सेप्ट की तरफ इसको देखते हैं? सो मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी एक साहब से हमारी मुलाकात हुई थी कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर कंज्यूमरिज़्म के हवाले से और एक कैसे अल्टरनेटिव लाइफ़स्टाइल गुज़ारा जाए उस पे बात करते थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी वैसे स्ट्रक्चर किया था। वो यही कहते थे कि जो समझदार नेशंस होती हैं, वो कोई भी इन्वेंशन करें या कोई प्रोडक्ट भी लाएँ, नेशन या ऑर्गनाइज़ेशंस, वो ये देखती हैं कि 7 जनरेशन, अगली 7 जनरेशंस तक उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्या वो इम्पैक्ट माशरे को बेहतर करेगा, या वो इम्पैक्ट जो है वो माशरे के अंदर जो है वो ख़राबी पैदा करेगा। तो अगर ये विज़डम आ जाए मुआशरे के अंदर, जनरली ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर, लोगों के अंदर, तो फिर इस विज़डम की मदद से शायद फ़ैसले बेहतर हो सकते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म देखा जा सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक ये सब चीज़ें एज़ एन इंडस्ट्री देखी जाएँगी, तब तक अनफॉर्चुनेटली हम सब में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, मेडिकल भी एक इंडस्ट्री बन गई है, राइट? सो किस तरह से इसको एक इंडस्ट्री से हटाकर देखना, इस मॉडल के अलावा कौन-सा ऐसा मॉडल है, जो देखा जा सकता है, जिसके अंदर मुआशरे का जो बिगर गोल है, मुआशरे की डेवलपमेंट का, वो पहले सामने रखा जाए और बाद की चीज़ें उसके साथ फिर उस तरह से जोड़ी जाएँ। ये जो आपने सोशल कंसाइन आई थिंक आपने बात की,
व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, मतलब ये इसका क्या पहलू है? मतलब जो मुझे आपकी बात से एक बात समझ आई और प्रीवियस भी जो आपने बात की कि इट्स लाइक द एंटायर इंडस्ट्री इज़ इन लूप, कि भाई वो पहले ख़राब खाना कंज्यूम करेंगे, ख़राब प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे, फिर वो कंज्यूम करके हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल कभी उनसे एक ताल्लुक है, मतलब मैंने एक रिसर्च कहीं पढ़ा था कि पूरा एक लूप ऑफ इंडस्ट्री है, मतलब प्रोडक्शन, द काइंड ऑफ कंटेंट, तब पे वो ख़राब कंटेंट कंज्यूम करके ख़राब चीज़ें कंज्यूम अपनी बॉडी में लेके जाएँगे, वो फिर उन्हें अस्पताल लेके जाएँगी। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली यू से दैट? सो इससे पहले मैं एक और चीज़ की तरफ आना चाहता हूँ। हमारे ऑफिस में प्रेमाइसेस में एक डे केयर है बच्चों का। छोटे बच्चे आते हैं, जो हमारी फीमेल्स जिनके छोटे बच्चे हैं वो आते हैं। सो एक फीमेल को मैंने देखा कि उनकी बच्ची के हाथ में जो है वो ये चिप्स का पैकेट था। तो मैंने कहा, तो बहुत छोटी है अभी से आप इनको इतनी नमक वाली चीज़ें। कह रही, क्या करूँ, मजबूरी है। मैं तो अपने बच्ची को ये नहीं खिलाना चाहती हूँ, लेकिन दूसरे वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को भेज देते हैं चीज़ों के साथ, तो फिर मुझे भी अपनी बच्ची को लेके देना पड़ता है। सो इंटरेस्टिंग जो बात है इसके अंदर वो ये है कि ये पूरी इंडस्ट्री एक और अजम्पशन और बड़ी स्ट्रॉन्ग अजम्पशन पे चलती है कि लोगों के पास वक्त नहीं है, शॉर्टकट्स होने चाहिए। सो हमें बहुत सारे ड्राइव थ्रूज वाले आइडियाज़, वो सब आइडिया इसीलिए मिलते हैं कि लोगों के पास वक्त नहीं है, और क्योंकि वक्त नहीं है तो इसलिए ये कैप वो प्रोडक्ट्स फिल कर सकती हैं या वो आइटम्स फिल कर सकती हैं। सो सोशल कंसाइंस का जो आइडिया है वो ये, इसको हम उर्दू में कहें समाजी ज़मीर। So as a nation, as an institution, how do we bring the core values, the ideas and beliefs that which can help us actually to decide on things कि whether I should do this or should not do this, right? So ये बहुत important चीज़ है कि अगर एक collective समाजी ज़मीर हो, और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे हमने सैलाब में भी देखा, और हमने अपने कराची शहर में जो बारिश हुई उसमें भी देखा कि जब हादसे होते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं, मुत्तहद हो जाते हैं, एक-दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हादसे नहीं होते तो फिर चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं। तो किस तरह से एक ये एक सोशल कंसाइंस विथिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, विथिन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो के यार एज़ अ नेशन और एज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर ह्यूमैनिटी, हम किस तरह से ये फैसले करने से पहले अपने ज़रा वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स को दोबारा एक मर्तबा झाँक कर देख लें। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हमें एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके मुताबिक ही फैसला लेना चाहिए। यूजुअली हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो मेजॉरिटी यंगस्टर्स हैं, इनफैक्ट जो अपकमिंग जनरेशन है, और मतलब मेरे टाइम में भी मुझे याद है कि लोग बहुत ज़्यादा लोग सोशल सेक्टर की तरफ काम करना नहीं चाहते थे और ना उसमें आना चाहते थे। इनफैक्ट मैंने भी एक सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को सर्व की जिसमें आप भी मौजूद थे, आपको याद होगा। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी सीवीज़ और बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं आती थी। व्हाट डू यू थिंक, आपने इतना अरसा इस सेक्टर में काम किया है, क्या वजह है कि हमारा टॉप टैलेंट सोशल सेक्टर के लिए काम करना नहीं चाहता? बिकॉज आई थिंक सोशल सेक्टर के अंदर ह्यूमन एलिवेशन है। सोशल सेक्टर के अंदर ही शायद आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बना सकते हैं, बट स्टिल पीपल डू वांट टू वर्क फॉर दिस एरिया। आई थिंक आइडियल्स की बात है। सो अगर हम आज किसी बच्चे से या यंगस्टर से पूछे कि भाई आपका आइडियल कौन है, ये बड़ा मैटर करता है। शायद मैंने जिस ज़माने में आँख खोली, मे बी येदी साहब वाज़ वन वन ऑफ माय आइडियल्स, ठीक है ना? मदर टेरेसा वाज़ वन ऑफ माय आइडियल्स। सो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये भी है मेरे ख़्याल से कि हमारे मुआशरे में तालीम क्योंकि जुड़ गई है करियर के साथ, तालीम क्योंकि जुड़ गई है जॉब्स के साथ, तो अब माइंडसेट यही है कि भाई कितना कमाएगा बच्चा, कितना मिलेगा उसको, किन कैरियर्स में जाएगा। और क्योंकि सोशल सेक्टर शुरू में मुझे ऐसा लगता है रिवॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसमें वो शायद उस तरह के कैरियर लैडर्स नहीं हैं, उस तरह के ऑप्शंस नहीं हैं, तो इस वजह से उसकी तरफ इंक्लिनेशन नहीं है। अगर सोशल सेक्टर के काम के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस पे काम कर रही हैं सोशल सेक्टर में, वो इस बात पर सोचना शुरू करें कि कौन-कौन से आइडियल्स हैं हमारे माशरे में, कैसे उसको देखे जाते हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं, हम सब जानते हैं। सोशल इश्यूज़ तो शायद ख़त्म भी ना हों, खत्म ही क्योंकि रहे, हम जब तक हमारे ज़्यादा इश्यूज हैं हाँ, इनफैक्ट। सो किस तरह से हम उन बच्चों को उन एडल्ट्स को ये आइडियल्स दिखाएँ कि भई ये भी आइडियल्स हैं, और उन आइडियल्स का वो पार्ट भी दिखाएँ जो शायद अमूमन हमारे एजुकेशन सिस्टम में या कॉर्पोरेट सेक्टर में दिखाया नहीं जाता। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सवाल
आज हम किसी से पूछें कि व्हाट इज़ अ फुलफिल लाइफ फॉर यू, आपके लिए जो है वो एक फुलफिल लाइफ क्या है? तो क्या जवाब होगा? ठीक है? ज़्यादातर जवाब वही होगा कि फुलफिल लाइफ इज़ अ लाइफ वेयर आई हैव थिंग्स, ठीक है ना? आई हैव डिग्रीज़, आई हैव क्वालिफिकेशंस, आई हैव सर्टिफिकेशंस। सो एक टाइम पर ये रियलाइज़ेशन हर इंसान को होती है कि एक उसका आइडियल सेल्फ है, ठीक है? जिसकी तरफ वो देखता है। वो आइडियल सेल्फ अगर समझ में आ जाए और उसके उसके जो आई वुड से मॉडल्स या आइडियल्स समझ में आ जाएँ, तो फिर ये ज़रा सफ़र आसान हो जाता है। सो इसी तरह से जैसे मैंने सोशल कंसाइंस की बात की, तो एक जिस तरह एक पर्सन, एक इंसान का एक आइडियल सेल्फ है, इस तरह से एक मुआशरे का भी एक आइडियल है, ठीक है? हम में से हर आदमी, हर शख्स मुआशरे का भी एक आइडियल अपने ज़हन में बना के बैठा है। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में शायद वो यूटोपियन है, नॉन प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में शायद वो बहुत रियल है, बहुत प्रैक्टिकल है। और सोशल सेक्टर के हवाले से जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, आइडियल्स की बात करते हैं, तो मुझे एक गैप और भी नज़र आता है, जो जिसमें मैं भी कई मर्तबा अपने आप को शामिल करता हूँ कि आई वॉकिंग द टॉक, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जिन आइडियल्स को मैंने अपनी लाइफ में देखा, दे वर वॉकिंग द टॉक। सो इट्स नॉट अबाउट लीडर्स हू वॉक द टॉक, इट्स एवरीवन हू इज़ देयर हू वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, लोगों के लिए काम करना चाहता है, उनको उनकी मुश्किलात में मदद करना चाहता है, हैज़ टू एक्चुअली हैव दिस फीलिंग एंड एक्शन वेयर सेज आई शुड वॉक द टॉक, राइट? सो जब वॉक द टॉक वाले आइडियाज़ भी नज़र आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शंस भी होती हैं, तो फिर अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम कितने लोगों को बुलाते हैं जो कि ये वाले सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो आके बच्चों को जो है वो बात करें। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई रियली रिस्पेक्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन, राशिद मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, जो राशिदाबाद सिटी है, टंडोला यार के करीब, ठीक है ना? द वर्क दे आर डूइंग, हाउ मेनी पीपल आर एक्सपोज टू दिस। उन्होंने जिस तरह से एक शहर बसाया है, जो उस शहर की वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से उस शहर में उन्होंने सोशल चैलेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है ना? उनके हवाले से उन लोगों को जो कि शायद डिसएडवांटेज लोग हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट किया है थ्रू अ फ्री आई हॉस्पिटल, थ्रू अ फ्री थैलेसीमिया सेंटर, थ्रू डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ मुझे स्कूल्स। एक और चीज़ भी समझ आती है कि बहुत से लोग एनजीओ और सोशल सेक्टर इस तरफ भी नहीं आना चाहते कि बिकॉज़ आई थिंक लैक ऑफ फाइनेंशियल उस तरह से पे नहीं किए जाते जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर पे कर रहा होता है। सेकंड थिंग हमारे यहाँ जो सोशल सेक्टर इनफैक्ट एनजीओज़ मैंने अगर इदारों के नाम भी ले सकूँ मतलब इस सेक्टर को हाइलाइट कर सकूँ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दी जाती है मतलब द काइंड ऑफ बजट्स दे आर यूटिलाइजिंग जो बजट्स इन्हें मिलता है इसमें गवर्नमेंट को जो बजट मिलता है और गवर्नमेंट वो बजट लगा नहीं रही होती। इसी तरह सोशल सेक्टर में जो बजट्स एनजीओज़ को दिए जाते हैं, वो बजट वो स्पेंड नहीं कर रहा होता। एंड आई थिंक बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में मुख्तलिफ इदारों में देखी भी एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ कंसल्टेंट एट द काइंड ऑफ बजट सोशल सेक्टर डू दे हैव उनके पास वो बजट्स बाय एंड सॉल्यूशंस पे नहीं आ रहे होते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इससे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है कि हमारे माशरे में मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल सेक्टर चलता है प्रोजेक्ट्स की मेंटालिटी पे, राइट? प्रोजेक्ट्स की एक लाइफ होती है, कोई 3 साल का होता है, कोई 5 साल का होता है। प्रोजेक्ट खत्म, ठीक है ना? एक्टिविज़्म राइट? सो और ये बहुत डैमेजिंग है क्योंकि ये उन कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा डिपेंडेबल बना देता है रादर देन उनको वो एम्पावर करता है। सो इस मेंटालिटी से जो एनजीओज़ या जो सोशल सेक्टर इंस्टीट्यूशन निकल आते हैं, फिर वो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म काम करते हैं। ऐसा ही है। और क्योंकि प्रोजेक्ट्स, अच्छा मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये भी है कि प्रोजेक्ट्स में पैसे अच्छे मिलते हैं सैलरी वाइज़, ठीक है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं। अब जब वो ख़त्म हो जाते हैं, अभी रिसेंटली कुछ इमदाद जो बंद हुई बाहर से हमने देखा ट्रम्प के आने के बाद, तो काफ़ी एनजीओज़ जो हैं उनको प्रॉब्लम्स हो गई, उनके बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ करना पड़ा। ऐसा वजह ये थी कि वो मेंटालिटी प्रोजेक्ट बेस्ड थी। दूसरा रिलायंस था बाहर पर, ठीक है? जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ राष्ट्रीय मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन की, उनका रिलायंस है अपने लोगों पर। अ, इंडस हॉस्पिटल अपने लोगों पर रिलायंस है, ठीक है ना? उनका जितना भी रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन है, जितना मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत नहीं, भी सही हूँ, कह रहा हूँ। वो सारा कम्युनिटी ड्राइव कम्युनिटी करती का है। तो जब कम्युनिटी ड्राइव करती है, कम्युनिटी उसमें हिस्सा डालती है, ठीक है ना? सो फिर उसके अंदर ना सिर्फ प्रॉफिट्स, बल्कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ सैलरीज़ इसकी बात कर रहा हूँ, या उसके जो बेनिफिट्स इसकी बात कर रहा हूँ,
और बल्कि उसके साथ जो वो स्पिरिट है, ठीक है, टू एक्चुअली रियली सी पीपल ग्रो, एम्पावर। प्रोजेक्ट्स 90%, 95% ऑफ टाइम वुड नॉट एम्पावर पीपल, ठीक है ना? प्रोजेक्ट्स हमेशा आएँगे, काम होगा, खत्म हो जाएगा, और वो कम्युनिटी जो शायद हो सकता है जहाँ थी उससे नीचे चली, उससे नीचे चली जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल सेक्टर में ये वाला माइंडसेट हटाकर किस तरह से एक इसको ग्रेटर, अगेन सोशल कंसाइंस, इसमें आप चाहें तो सीएसआर लगा दें, कोई मसला नहीं है कॉर्पोरेट की तरफ से। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जो मैंने देखे हैं, जो नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक सम हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान, सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, इवन हबीब यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है, वो यही कर रही है कि इट शुड बी कम्युनिटी ड्रिवन, एंड कम्युनिटीज़ जो कि पाकिस्तान में हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो सोशल लेवल पर एज अ सोसाइटी में लॉट ऑफ चैलेंजेस इन सोशल इश्यूज की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है टॉप प्रायोरिटी पर सोशल इश्यूज में क्या चीज़ें आ रही है, मतलब यहाँ से लोगों को काम करना चाहिए? फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कुछ यंगस्टर्स हैं, वो एक एनजीओ डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ एनजीओज़ की, मुख्तलिफ सोशल सेक्टर्स की बहुत सी अलग अलग प्रायोरिटीज़, इन्होंने एक बड़ा मज़ेदार मौजू भी रहा है कि कुछ लोग खाना खिला रहे हैं, एग्जैक्टली लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग-अलग इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हर एनजीओ अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। एटलीस्ट मैं उन्हें कॉर्पोरेट ऑर्गनाइज़ेशंस जो हमारे कंज्यूमरिज़्म प्रोड्यूस कर रही हैं, जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बना रही हैं खाली, और प्रोडक्ट्स बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, एटलीस्ट वो एनजीओज़ मैं समझता हूँ उनसे बहुत बेहतर है। लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे सवाल ये करना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी में क्या इश्यूज़ होने चाहिए कि यार इन यहाँ से शुरू करना चाहिए चीज़ों को? सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो मैंने थोड़ा-सा जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, और इनफैक्ट मेरे वॉलंटरी काम में भी देखता हूँ, वो है पॉकेट्स में काम करना, मिलकर काम नहीं करना। ये एनजीओ, हम सिर्फ़ हेल्थ का काम करेंगे, ये एनजीओ हम सिर्फ़ एजुकेशन का काम करेंगे। उसी एक कम्युनिटी में, उसी एक इलाके में 2 डिफरेंट एनजीओज़ हैं, वो 2 डिफरेंट तरह के काम कर रही हैं। हालाँकि उस इलाके की ज़रूरत थी इंटीग्रेटेड काम करने की, और ये कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर के लोग भी जानते हैं, एवरीवन नोज़ हूएवर वर्क्स इन सोशल सेक्टर, कि जब तक ये इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ नहीं होगी, सही है? विमेन एम्पावरमेंट की एनजीओज़, गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से काम करने वाली एनजीओज़, हेल्थ के हवाले से काम करने वाली सोशल सेक्टर है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये मिलकर जब तक नहीं बैठेंगी, ठीक है? क्योंकि ये सब अलग-अलग जाते हैं, ठीक है? जब अलग-अलग जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स उनके पास होलिस्टिक पिक्चर ही नहीं है, राइट? दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ जो मैंने देखी, किसी ज़माने में हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की अवेयरनेस पे काम कर रहे थे और करियर अवेयरनेस पे काम कर रहे थे नौजवानों की, तो दादू हम गए थे, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर एक, तो वहाँ गए थे, और हम, हमारी आदत ये थी कि हम एज़ एन एक्सपर्ट नहीं जाते थे। हम उनसे पूछते थे कि आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? सो एक इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर थी, उसने मुझे कहा कि साईं आप तो कराची वाले हैं, कराची वाले तो बड़े नॉलेजेबल होते हैं, आप जो बताएँगे हम सीख लेंगे, हम तो बहुत बैकवर्ड हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अदी आप अपने आप को बैकवर्ड क्यों कह रही हैं? कहती हैं आपके पास नॉलेज है, आपके पास वसाइल हैं, आपको पता है क्या हो रहा है दुनिया में। मैंने कहा अदी अगर आप बैकवर्डनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, तो मैं भी आपकी तरह बैकवर्ड हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे फसल उगानी नहीं आती, बीज बोना नहीं आता, हल चलाना नहीं आता। जिस चीज़ की वजह से मैं ज़िंदा हूँ आज, वो तो आपको आता है, तो फिर तो मैं भी बैकवर्ड हूँ, यस। राइट? सो अपने दिलों से, दिमागों से बैकवर्डनेस की डेफिनेशन या बैकवर्डनेस का लफ्ज़ निकाल दें। सो ये दूसरी चीज़ है कि क्या जो भी प्रोजेक्ट, जो भी सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइज़ेशन, और मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, एवरीवन नोज़ अबाउट इट, बहुत कुछ इस पे लिखा भी जा चुका है, बोला भी जा चुका है। क्या वो उन कम्युनिटीज़ को, उन लोगों को एम्पावर कर रही हैं कि वो अपने फैसले खुद कर सकें? अभी मैं कश्मीर गया था अपनी वाइफ़ के साथ ट्रैवल के लिए, और जब मैं वहाँ कुछ वादियों में गया तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ कचरा नज़र आया, दरख्तों पे फेंका हुआ है। इवन आबशार से पानी उसमें भी फेंका हुआ है। सो मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या ये उनकी इकोलॉजी का पार्ट था? नहीं था मेरे ख़्याल से। उनकी नीड थी? नहीं थी। जब रोड बनी, सड़क बनी, तो सड़क अपने साथ ये भी ले आई, राइट? और जब ये ले आई अपने साथ, तो ले आते हुए किसी ने उस कम्युनिटी से नहीं पूछा कि भाई आपको करना है ये काम, आपको ये फैसला करना है कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। हम इस तरह का इकोसिस्टम खाने-पीने का, ज़िंदगी गुज़ारने का चाहते हैं, नहीं चाहते? लाइफ़स्टाइल जो मैं शॉर्टकट वाली जो बात कर रहा हूँ।
उनसे भी किसी ने नहीं पूछा, ठीक है? उन्होंने उसको चाहते हुए, ना चाहते हुए अडॉप्ट किया। मैं एक फैमिली से मिला, मैंने कहा, "यार, इतना खूबसूरत आपका ये इलाका है, लेकिन कितनी गंदगी है।" कहते, "क्या करें? हमारे पास को ठिकाने लगाने का कोई तरीका ही नहीं है।" तरीका ही नहीं। ठीक है? सो क्योंकि वो उस माहौल का हिस्सा नहीं था, उनकी इकोलॉजी का शायद हिस्सा नहीं था, तो फिर वो जो है वो उस तरह से उस पर काम नहीं हो सका। लेकिन उससे पहले यही वाली बात कि क्या उस कम्युनिटी की वो ज़रूरत है? क्या वो चाहते हैं? उनका अपना जो है वो वैल्यू सिस्टम इसकी इजाज़त अरे देता है? एक्चुअली सोशल सेक्टर में मैंने ये भी नोट किया, और यूजली जो हमारे यहाँ रिमोट एरियाज़ हैं, आप इंटीरियर की तरफ चले जाएँ और एरियाज़ में चले जाएँ जहाँ पे बहुत सी एनजीओज़ काम कर रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा कि लोगों के अंदर एक मायूसी है। जैसे भी आपने भी वर्ड यूज़ किया कि यार आप तो बड़े आदमी हैं, आप हम बैकवर्ड एरिया से बिलॉन्ग करते हैं। आई थिंक लिमिटिंग बिलीफ्स का होना अपने बारे में, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी मुझे बड़ा रिमाइंड करता हूँ उसकी जुमले को कि हमने ना नस्लों में गुर्बत बाँटी है। मतलब बहुत छोटी फ़िक्र का होना, छोटी ज़हनियत का होना। आप क्या एडवाइस करते होंगे जब आप ट्रेनिंग्स कराते थे या कराते हैं, ख़ास तौर पे कम्युनिटीज़ में जाके, और आप देखते हैं कि यार लोग छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, एग्ज़ैक्टली। बल्कि उसको देख के ना और ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई ग्लास लगा के देख रहे होते हैं कि यार काश हमारी भी वो लाइफ़स्टाइल होती। और आई थिंक ये कभी भी इंसान को एलिवेट नहीं करेगा। सो आपका वो एलिवेशन प्रोसेस क्या होता है? आप क्या गाइड करते हैं? क्या नसीहत करते हैं? मैंने एक अपने मेंटर से ये चीज़ सीखी थी। हम बलूचिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, लर्निंग सोसाइटीज़ कॉन्फ्रेंस, बड़ी ज़बरदस्त ये कॉन्फ्रेंस होती थी। एशिया के और भी ममालिक इसमें होते थे, इंडिया से भी कुछ लोग होते थे इसमें। हमारे वो जो मेंटर थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक था, वहाँ अरबिक स्टडीज़ के वो हेड थे, या उस डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो आए पाकिस्तान, बलूचिस्तान आए थे, क्वेटा के अंदर हमारी उस कॉन्फ्रेंस में। तो शाम में वहाँ औताक लगती है, तो हमें जो है वो वहाँ हमारे होस्ट ने कहा कि आज हम एक ख़वातीन की औताक कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम जाएँ उनके साथ गुफ्तगू करें, और हमारा जो मौज़ू होगा, वो मौज़ू होगा बलूचिस्तान की औरतों के मसाइल। सो हमने कहा ठीक है, चलते हैं, हमारे ये मेंटर हो भी हमारे साथ चले। और जब हम वहाँ जाके बैठे, सलाम दुआ हुई, तो हमारे साथ जो होस्ट थी उन्होंने कहा कि लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज़ ऑफ बलोची वुमेन, एंड दिस मेंटर ही स्टॉप्ड हर, और उनको रोक के कहा कि नो, 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 आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट विथ द इश्यूज़ ऑफ बलोची वुमेन, आई वांट टू स्टार्ट विथ व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट बलोची वुमेन, राइट? ये सवाल का बदलना, उस पूरे जो एनवायरनमेंट थी, उस स्पेस थी, उसको उसने बदल दिया, राइट? सो यही वाली बात है, मायूसी क्यों है कि लोगों को ये यकीन नहीं दिलाया जा रहा कि यू ऑलरेडी हैव ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ, यू ऑलरेडी आर ब्यूटीफुल, यू हैव सो मच, राइट? विच यू शुड बी फीलिंग हैप्पी अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू इट, अबाउट रादर देन सेइंग कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, मैं बैकवर्ड हूँ, ठीक है? और अनफॉर्चुनेटली मेरा एक अभी कॉलीग है, वो एक थरकोल प्रोजेक्ट पर अभी रिसर्च करने गया था, और वो सर्वे फॉर्म उसने बनाया, मैं उस पे बड़ा मज़ाक उड़ाया था उसका। मैंने कहा, यार, तुम जाओगे ना तो तुम्हें पर्सीव कैसे किया जाएगा? एक एनजीओ वाला आया है, वो हमें कुछ देकर जाएगा, ठीक है? अगर कुछ दोगे तो हम ये भरेंगे सर्वे फॉर्म, वरना हम नहीं भरेंगे। अब ये वाली हालत बहुत सारे हमारे रिमोट एरियाज़ की हो चुकी है कि जहाँ पर ये माइंडसेट ये है कि कोई बाहर से अगर आता है, तो वो हमें कुछ देने आएगा, राइट? बजाय इसके कि हम उसको ये समझें कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। वो शायद हो सकता है इसलिए भी आया है कि वो हमारे साथ बैठना चाहता है, ऐसे हमें समझना चाहता है, हमारी खूबियों को देखना चाहता है, और उसके हिसाब से हमारे लिए कुछ और क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं, उसमें हमारी मदद करना चाहता है। सो ये जब हमने ये लर्निंग सोसाइटीज़ कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो उसके बाद कम से कम मेरा माइंडसेट अब हमेशा से यही है कि मैं अगर कहीं जाता हूँ, कभी मौका मिलता है, आज भी कभी कम्युनिटी के हवाले से जाता हूँ या जनरली किसी इलाके में जाता हूँ, तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट बनाकर नहीं पेश करता हूँ। मैं उनसे शुरू करता हूँ कि उनके अंदर क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, उनके इलाके में, उनकी रिवायत में। और आई थिंक जब ये गुफ्तगू शुरू होती है, तो फिर वो जो मायूसी होती है या जो कम होना कॉन्फिडेंस का होता है, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, वो आँखों की चमक डिफरेंट हो जाती है। ऐसे आपका बहुत ज़्यादा वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद भी विटनेस किया कि किताबों के साथ गुजरा एज अ लाइब्रेरियन हेड, और मुख्तलिफ सोशल इशूज़ पे जब आप काम कर रहे थे और लाइब्रेरी की ट्रेनिंग्स देना। इस वक्त जो देखा जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो लाइब्रेरी की सिचुएशन है और फ्यूचर ऑफ रीडिंग और फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरीज, आप किस तरफ देख रहे हैं? मतलब दुनिया किस तरफ जा रही है, खास तौर पे पाकिस्तान में, और फिर अगर हम ग्लोबल लेवल की तरफ बात करें?
बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना इस वक्त कि दुनिया किस तरफ जा रही है, क्योंकि स्पेशली टेक्नोलॉजीज, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट, और उसके बाद अब एआई का जिस तरह से चल रहा है सिलसिला, उसमें बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। जो अच्छी चीज़ें हुई हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जो आई विश के हम सब अगर इसको समझ जाएं कि वो स्पेस क्रिएट हो गई है कि जहां अब एक लर्नर, एक सीखने वाला, ये नहीं कह सकता कि मुझे इस ज़िंदगी में ये सीखना था और अब मैं नहीं कर सका, नहीं सीख सका। मुझे ये पढ़ना था, मैं पढ़ नहीं सका। राइट। तो ये जो एक मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी या इंटरनेट या वेब के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी आ गई है, सर्विस आ गई है कि अब सीखने के लिए बहुत कुछ है। सही है। और मुझे जो भी सीखना है वो मैं सीख सकता हूँ, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से, अपने पेस पे। और इसमें कोई फेल और पास का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जो है वो कोई ग्रेडिंग भी उस तरह से मैटर नहीं करती है। अब लेकिन उसके साथ-साथ चैलेंज ये है कि मुझे अब चूज़ करना है कि मुझे क्या सीखना है और कितना सीखना है। रीडिंग के हवाले से मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन ये है कि हम रीडिंग अब किसको कहते हैं? क्या हम किताबों को खोलकर पढ़ना रीडिंग कहते हैं? क्या हम ऑनलाइन आर्टिकल या ऑनलाइन जो रिसोर्सेज़ हैं उनको पढ़ना रीडिंग कहते हैं? तो वो अब तक क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि रीडिंग महदूद है किताब पढ़ने तक। मेरा अपना ख़्याल है कि उसकी फ़ॉर्म्स चेंज हो गई हैं। लोग अब भी मुताला कर रहे हैं, यंग जनरेशन भी मुताला कर रही है, लेकिन इसकी फ़ॉर्म चेंज हो गई है। अ, इवन मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब जेन ज़ी की बात करते हैं, हमें लगता है कि सारी जेन ज़ी इज़ ऑन टेक्नोलॉजी, दे वांट टू रीड ऑनलाइन, एवरीथिंग अवेलेबल थ्रू वीडियोज़ एंड ऑनलाइन। जेन ज़ी में भी कुछ बच्चों की तादाद ऐसी है जो आज भी ये कहते हैं कि हमें प्रिंट में पढ़ना अच्छा लगता है, हमें नोट्स लेना अच्छा लगता है, वेरी ट्रू। ठीक है ना? सो आई थिंक फ्यूचर इज़ देयर ऑलरेडी। एग्ज़ैक्टली, सो कहने का मकसद ये है कि रीडिंग इज़ हैपनिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। रिसर्च बहुत ज़्यादा क्योंकि हो रही है और रिसर्च पे बहुत काम हो रहा है, वो भी एक ज़रिया है अपने आप अरे में। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू कि जो आपकी कोर फील्ड आई थिंक लाइब्रेरी में आपने हेड किया और माशाल्लाह आप एक इदारे को हेड भी कर रहे हैं और आप काफ़ी ट्रेनिंग्स भी देते रहे। मैं काफ़ी इंडिविजुअल से मिला जिन्होंने अपना बैचलर्स इस डोमेन के अंदर किया और मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरीज़ को हेड कर रहे होते हैं, कॉलेजेस में करें, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कुछ करें, बट बहुत ज़्यादा हमारे एजुकेशन सेक्टर जो है इसको इनकरेज नहीं कर रहा होता। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सेटबैक है सैडली। मतलब मैं बहुत से इंडिविजुअल से मिला है, दे ट्राई टू कंसल्ट मी कि मेरी जॉब है, मैं स्कूल में एक लाइब्रेरियन की तौर पे काम करती हूँ और बहुत बहुत रेयर सैलरी दी जाती है हमारे। इनफैक्ट मतलब हालांकि बहुत अच्छा काम है। आप एक इदारे की एक जो रूह है, प्लेटो कहता था एक घर की रूह उसका किताब खाना है। मैं समझता हूँ कि एक इदारे की रूह है उसकी लाइब्रेरी, जहाँ पे वो कंटेंट, वो किताबें, जहाँ पे वो ऑथर्स अवेलेबल हैं। बट सैडली हमारी सोसाइटी में अगर मैं ख़ास तौर पे यहाँ देखूँ और बाहर देखूँ, तो आप क्या कंपैरिज़न देखते हैं और आप क्या एडवाइस करते हैं यंग स्टूडेंट्स को जो स्पेशली इस डोमेन के अंदर आना चाह रहे हैं, कि वो आएँ और अगर आएँ तो लोकल मार्केट में किस तरह सर्वाइव करें? हमारा इंस्टीट्यूशन जो ये डिग्री ऑफ़र करते हैं, अक्सर उनसे भी ये बात होती है और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ मेरी लाइफ़ में जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की और अपनी कम्युनिटी में टीचिंग से स्टार्ट किया था। सो जिस लाइब्रेरी में मैं जाता था किताबें लेने के लिए, वहाँ वो जो लाइब्रेरियन थे वो क्वालिफ़ाइड नहीं थे। वो डेस्क पे बैठे होते थे चश्मा लगा के इसी तरह से, और उनसे मैं कहता था कि मुझे फ़लाँ किताब पढ़नी है तसव्वुफ़ पे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो मुझे कहते थे फ़लाँ शेल्फ़, फ़लाँ रो, फ़लाँ जगह पे वो किताब आपको मिल जाएगी। मैं बड़ा हैरान होता था। मैं उस शेल्फ़ पे जाता था, वो किताब, उस ज़माने में कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं होता था जिससे सर्च करके आप, अब तो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपको पहुँचा देते हैं किताब तक आसानी से, और ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो एक बार ऐसे ही वहाँ मैं किताब ढूँढने गया, उन्होंने मुझे बताया कि वो किताब वहाँ है। कोई 20-25 हज़ार किताबें थीं और इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसा लगता है उनको सब किताबों के बारे में पता था। हर किताब के बारे में वो जानते थे कि वो किस मौज़ू पे और कहाँ रखी हुई है। एक बार मैं गया, शेल्फ़ में नहीं मिली, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मिली नहीं। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है ना, ये 4 किताबें और पड़ी हुई हैं, इसको जो है वो इनका मुताला कर लो। वैसा लाइब्रेरियन आज तक मैंने नहीं देखा, ठीक है?
सो मैं अक्सर जो है वो लाइब्रेरीज़ के हवाले से जब देखता हूँ, चाहे वो स्कूल लाइब्रेरीज़ हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, मुझे जो लगता है कि मैं किताबों के एक समंदर पे, इल्म के एक समंदर पे बैठा हूँ, लेकिन क्या मेरी अपनी भी चाहत है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की, ऐसे ही है। ठीक है? सो ये इस प्रोफ़ेशन में बहुत ज़रूरी है कि एक लाइब्रेरियन अगर खुद मुताला नहीं करेगा, तो वो कैसे मुताले के फ़रोग़ के लिए जो है वो काम करेगा। स्कूल्स के साथ जो है जितना मेरा तजुर्बा रहा है काम करने का, अगेन पहली बात वहाँ भी वही है कि लाइब्रेरियन के लिए कोई कैरियर लैडर्स नहीं है। सोलो लाइब्रेरियंस होते हैं, एक ही लाइब्रेरी होती है, एक ही लाइब्रेरी प्रोफ़ेशनल होता है, वो चला रहा होता है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो डिग्री याफ़्ता होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। स्कूलों में मेजॉरिटी नहीं होते हैं, इनके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री नहीं होती है। वो सब टीचर लाइब्रेरियंस होते हैं। अच्छा। अ, इसमें भी मेरा एक बड़ा तजुर्बा ये रहा कि जो स्कूल लाइब्रेरियन है उस या लाइब्रेरी है उसको हम एकेडमिक कल्चर का हिस्सा नहीं समझते। हम कहते तो बहुत हैं वो हब है, उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्कूलों की होती है तो उसमें ज़रूरी होता है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। बट जब हम सीखने सिखाने के अमल की बात करते हैं तो उसमें लाइब्रेरियन कहीं भी नहीं है, ऐसा ही। किताब कहीं भी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी का मेजॉरिटी के स्कूल्स के अंदर एक पीरियड है, एक सेक्रेड जगह है जहाँ घंटी बजेगी तो बच्चे जाएँगे, किताबों को देखेंगे, किताबें इश्यू कराएँगे, किताबें घर ले जाएँगे। किसी भी तरह से वो कनेक्टेड नहीं हैं हमारे निसाब से, करिकुलम से। सही है? बहुत सारे स्कूलों में देखा कि लाइब्रेरियन की सवाबदीद होती है, जब बच्चे आएँगे वो किताबें खुद अपनी मर्ज़ी से दे देंगे, भई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। सही है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब कनेक्शन नहीं है तो फिर उस हिसाब से उतना ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो है वो बेहतरी नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स जो हमारे यहाँ टीचिंग सेक्टर है, खासतौर पे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, आपने भी चीज़ नोट की होगी। इनफैक्ट मैं काफ़ी अर्से से चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हमारे जो टॉप टैलेंट है वो एजुकेशन सेक्टर में नहीं आना चाह रहा, वो टीचिंग की तरफ नहीं आना चाह रहा। इनफैक्ट टॉप स्कूल्स के अंदर बहुत मीडियोकर लेवल के टीचर्स काम कर रहे हैं, वो जो कि ज़रूरतमंद है, क्योंकि हमारे स्कूल्स भी वो सैलरी पे नहीं कर रहे जो कि टीचर्स की ज़रूरियात को, बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। इनफैक्ट वो जो वो डिज़र्व करते हैं, बहुत अंडर पे किया जा रहा होता है इस सेक्टर में। लिंक्डइन के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि मैं क्या करूँ? किस तरफ अपने करियर को तरफ लेके जाऊँ? बहुत सी ख़वातीन एचआर की तरफ जा रही हैं, बहुत से लोग डिजिटल साइड जा रहे होते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहा होता है। एंड दैट्स हाउ हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत डैमेज हो रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि मतलब एक इंडिविजुअल्स जिन्होंने मास्टर्स किया एजुकेशन की फ़ील्ड में, जो चाहते थे इस फ़ील्ड में आना, वो किस तरह सर्वाइव करें और हाउ डू यू सी दिस? आज के दौर में मुझे ये जो टीचर का लफ्ज़ है ना, मैंने किसी जगह पे बात की थी, इस टर्म को बदलने की ज़रूरत है। हम ये जो टीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या कई मर्तबा हम बहुत ज़्यादा जज़्बाती होके मौल्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि इसके साथ जो माइंडसेट जुड़ा है उसको बदलने की ज़रूरत है। सही है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि आप आज भी किसी नौजवानों के अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाएँ या किसी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ नौजवान बैठे हों, उनसे आप पूछें आप में से कितने लोग टीचर बनना चाहेंगे, तो शायद बहुत कम हाथ उठेंगे। सही है। और उसकी वजह फिर वही है कि मैंने कहा ना कि अ, क्योंकि हर चीज़ को अटैच कर दिया गया है जॉब के साथ, करियर के साथ। कुछ चीज़ें सर्विस होती हैं। तो टीचिंग फॉर मी एट लीस्ट इज़ अ सर्विस, इज़ नॉट अ जॉब। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टीचर का लफ्ज़ जो है उसको बदलने की ज़रूरत है। दूसरा जो इसके साथ एक और हमारे तालीमी निज़ाम में जो लोग हैं उनको वो ये जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ये पता है कि टीचर बाय डेफिनेशन आज का 21वीं सदी का टीचर शुड बी अ गाइड ऑन द साइड, नॉट शुड बी अ सेज ऑन द स्टेज। अभी भी बहुत सारे इदारों के अंदर टीचर इज़ द पर्सन हू इज़ कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ 20-30 चिल्ड्रन। या He or she is seen as the person who is there to actually, uh, you see, teach, transfer. So अब वो टाइम चला गया है, ठीक है, कि जहाँ पर टीचर अपने आप को इस तरह से देखे। जब मैं गाइड ऑन द साइड बनूँगा, अभी मैं एआई पर एक स्कूल में बात कर रहा था इसी पे, कि हम बच्चों को कहते हैं फलां टॉपिक पे जाकर चैट जीपीटी से या किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से असाइनमेंट बना के ले आओ। हम क्या कर रहे हैं? हम गूगल की एक्सटेंशन कर रहे हैं ना, राइट?
क्या ये तजुर्बा जो हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या ये उनको सोचने में मजबूर कर रहा है? क्या ये उनको जो है वो उनकी क्यूरियोसिटी को बेहतर कर रहा है? क्या उनकी क्रिएटिविटी को बेहतर कर रहा है? क्या क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर कर रहा है? ये सब असातिज़ा से एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि असातिज़ा ये काम कर रहे हैं और स्कूल्स भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और माशरा भी रखता है। तो सवाल अब यही है कि अगर एलएलएम्स या एआई भी जो है, और उसमें मैंने यही कहा था कि भाई आप ये सोचें कि अगर ये हम करना शुरू कर दें, ठीक है, कि इसको एज़ अपना असिस्टेंट यूज़ कराना शुरू कर दें, तो क्या ये हमारी जो कोर ज़रूरियात हैं हमारे माशरे में, अगेन क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इस पर कोई इम्पैक्ट डालेगा? उन सलाहियतों को बेहतर करने के लिए कुछ काम करेगा? तो यही वाली चीज़ है कि अगर टीचर गाइड ऑन द साइड होगा, तो मैंने उसमें ये भी सवाल पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आपकी क्लास में एक यूट्यूबर है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आपकी क्लास में एक टिकटॉकर है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट आपकी क्लास में एक मैरी क्यूरी है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आपकी क्लास में एक एदी है? हाउ मेनी ऑफ यू नो आपकी क्लास में एक एंटरप्रेन्योर है? राइट? देयर वर फ्यू स्कूल्स, फ्यू टीचर्स जिनको पता था। तो मैंने कहा कि कभी आपने सोचा है कि ये जो जेन ज़ी जिसको हम कह रहे हैं, एक रियलिटी जो मैंने अपने आप को समझा दी अब, जेन ज़ी अब टीचर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। जेन ज़ीज़ जो हैं वो पीयर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, या वो जिन लोगों को देखते हैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। टीचर से अब इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बहुत कम शायद जो है वो नज़र आएगा ऐसा कोई टीचर से इन्फ्लुएंस है। सो व्हाई नॉट ब्रिंग दीज़ आइडियाज़ इनटू क्लासरूम्स, राइट? ठीक है ना? व्हाई नॉट एक्चुअली encourage that TikToker in your classroom to create something for you, become a partner with you. So मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक कि टीचर का लेबल लगा हुआ है ना मेरे साथ, rather than we all say कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, लेकिन उसका नाम बदलना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, इस माइंडसेट को ज़हन में रखते हुए। आपने नोट किया हो कि हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोगों के जहन में भी होता है, यार खुद को पहचानना है। बहुत सारी मूवीज़ इस पे बनाई गई कि सफ़र करो, अपने आप को जानो, अपनी अहमियत को समझो। अमीर खुसरो का भी क्या कमाल जुमला है कि अपनी कीमत बढ़ाओ, अभी बहुत सस्ते हो। हर कोई सवाल कर रहा है कि मेरी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। आई थिंक हज़रत अली भी कहते हैं, जिसने अपने आप को पहचाना, जो अपने आप को नहीं पहचान सकता, वो दूसरे की वैल्यू भी नहीं समझ सकता। किस तरह से अपने आप को पहचाना जाए? किस तरह से इंसान शनास बने? आपने जो फ़लसफ़ा पढ़ा है, आपने जिन उस्तादों को पढ़ा, आपने क्या बहुत सीखा? मुश्किल सवाल है। ये जर्नी है, मुझे नहीं लगता कि ये 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 साल में हो जाएगा। आज जिस उम्र में मैं हूँ, तो मुझे ये लगता है कि एक सफ़र है ये। अब उस सफ़र के अंदर अगर कुछ ऐसे लोग मिल जाएँ, जो मुझे लगता है कि मेरे जेन्युइन, ऑनेस्ट फ्रेंड्स हों, जो मुझे ये हेल्प करें समझने में कि मेरी अपनी जर्नी के अंदर मैं कहाँ-कहाँ पर कैसा हूँ और कैसा बन सकता हूँ, या क्या कहाँ बेहतर हो सकता हूँ। तो मुझे लगता है बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि फ्रेंडशिप, इफ़ योर फ्रेंड इज़ अ क्रिटिकल फ्रेंड, देन यू आर वेरी ब्लेस्ड मेरे हिसाब से। अगर ऐसा फ्रेंड है कि जो हर मामले में बस आपको आपकी तारीफ़ किए जा रहे हैं और आप जो कह रहे हैं उसको सही कहे जा रहा है, तो फिर वो मुझे लगता है कि एक लेवल पर आकर जो है आपकी ग्रोथ में मसला हो जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा, बहुत इम्पोर्टेंट है इस फ़ास्ट ट्रैक, फ़ास्ट चेंज, फ़ास्ट पेस्ड, ओवरलोडेड वर्ल्ड में स्लो डाउन होना, ठीक है ना? खामोशी, अब बदकिस्मती से हमें खामोशी की तलाश के लिए भी शहरों से बाहर भागना पड़ता है। ऐसे ही है। शहर बहुत क्राउडेड हो गए हैं, शोर वाले हो गए हैं। सो किस तरह से ऐसा एक सिस्टम मैं अपने लिए पहले खुद भी क्रिएट करूँ कि जिसमें मैं अपने आप को स्लो डाउन करूँ, या ठीक है ना? अपने आप को स्लो डाउन करते हुए ये सोचूँ कि अगेन, जो बड़े लोगों ने सवालात किए वो यही हैं कि मेरा ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है? ठीक है ना? व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, आपने भी नोट किया होगा। आई थिंक आपके टाइम में शायद या मेरे टाइम में उतना शायद नहीं था जितना अब ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली यंग लोगों के लिए। व्हेन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम सफर करें, दैट इज़ कंपैरिजन ट्रैप। मतलब हर इंसान अपनी ज़िंदगी को दूसरे से कंपेयर कर रहा होता है। हर इंसान अपने चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है। और उस कंपैरिज़न से उसकी ज़िंदगी की खुशी, उसकी ज़िंदगी का सुकून, उसको दौड़ना पड़ रहा है, जहाँ से स्लो डाउन होना है वहाँ स्लो डाउन नहीं हो रहा। आपने अपनी ज़िंदगी में स्लो डाउन होना, इस कंपैरिजन ट्रैप से किस तरह निकलना है, किस तरह सीखा और किस तरह से आपने आपको मुनफ़रिद रखा और आप आगे बढ़ते रहे?
ऑनेस्टली मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ, मेरे बच्चे हैं और मुझे अभी रियलाइज़ होता है कि मैंने उनके लिए बचपन की लाइफ में पूरी कोशिश की एज़ अ पेरेंट कि मैं कोई कंपैरिज़न बिल्ड ही नहीं करूँ बिटवीन 2 ऑफ देम, बेटा और बेटी है, एंड बिटवीन देम एंड अदर्स। सो अब इस एज में आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम कि यार मैंने ये सही किया या नहीं किया? क्या अगर मैं ये कंपैरिज़न करता कि वो मेरा बच्चा जो है वो फलाँ की तरह ग्रेड ले आता, फलाँ की तरह कर देता, तो क्या फ़र्क पड़ता इससे? सो मुझे ऐसा लगता है कि अ, ये जो कंपैरिज़न है, ये अभी से नहीं है, ये तो काफ़ी सदियों से। सदियों से है हमारी लाइफ़ के अंदर। और वही वाली बात कि इस एज में मुझे लगता है कि अब मेरा कंपैरिज़न अपने आइडियल सेल्फ से है ना, कि मुझे वो आइडियल सेल्फ बनना है, उसके लिए कोशिश करनी है। उस जब मैं यंग था शायद नहीं था, ये वाला कंपैरिज़न इस तरह से, मेबी था या मुझे पता नहीं था। सो इसका जो मुझे नहीं पता इसका मैं हल कहूँ या तरीका है। मैं जॉर्डन में एक कैंप में गया था। दुनिया के जो यंग लीडर्स थे, जो सोशल चेंज मेकर्स थे, उनको एक कैंप उनके लिए कैंप का इनेकाद किया गया था। और जॉर्डन में एक जगह है, उस रेगिस्तान है, वादी रूम, वैली ऑफ मून। और मैं वहाँ 5 दिन रहा था और मैं हैरान था, मतलब कि वो एक ऐसी स्पेस थी जो टोटली नॉन जजमेंटल स्पेस थी। मुझे कोई जज नहीं कर रहा। मैं हमारा एक स्ट्रक्चर था कैंप का, उसमें सेशन गैदरिंग्स होती थी, सर्कल्स होते थे। सर्कल्स के साथ 2 घंटे का ब्रेक होता था, फिर सर्कल्स होते थे, फिर कुछ होता था। और आई वाज़ अलाउड टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, राइट? बेस्ड ऑन माय ओन वैल्यूज़, बिलीव्स, जिस तरह से। और अगर मैं किसी सेशन में नहीं जा सकता था, तो मुझे किसी ने आके ये नहीं पूछा कि भाई क्यों नहीं आए? अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई? हाज़िरी नहीं लगाई? बल्कि उल्टा ये पूछा गया, इज़ एवरीथिंग ओके विथ यू? तुम्हारे साथ सब ठीक है? और जब मैंने वो किया था तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं ऐसी स्पेसेस जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करूं कि ऐसी स्पेसेस मेरे मुल्क में भी, मेरे शहर में ही बने, कि जहां पर इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी जजमेंटल जो थिंकिंग एक ना। थिंकिंग है वो किसी तरह से ना हो, बल्कि ये सारा जो स्पेस था वो प्योरली कंपैशन पे बेस करता था। और एवरीवन वाज अस ऑफ अस वाज स्ट्रेंजर्स, कभी नहीं मिले थे जिंदगी में, किसी को जानते भी नहीं थे, और मिना रीजन रीजन के सारे पार्टिसिपेंट्स थे। सो मैं अभी भी जब मैं उस एक्सपीरियंस को याद करता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारी ये जो जजमेंट का क्राइटेरिया है, जजमेंट करने का अंदाज है, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, ठीक है ना, इंक्रीमेंट्स हों, या जनरली घरों में हो, जजमेंट्स होती हैं इस तरह से, इसको हम किस तरह शिफ्ट करें, ठीक है ना, नॉन जजमेंटल हवाले से। और जब हमने ह्यूमन लाइब्रेरी का आइडिया शुरू किया, तो मुझे ह्यूमन लाइब्रेरी, क्योंकि 20 साल पहले शुरू हुआ है, कोपेनहेगन से शुरू हुआ है, उनका जो स्लोगन है बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ, स्वेगन ये पूछना चाहता जी, कि जो ह्यूमन लाइब्रेरी का जो जी, कॉन्सेप्ट जी। आपने बिगिन किया, ये जो ह्यूमन लाइब्रेरी का एंटायर कॉन्सेप्ट है, जी, ये जी। कहाँ से आपने ड्राइव किया और आप इसलिए क्या जी। कर रहे हैं? ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये है कि हर इंसान के पास अपना इल्म है, सही है? हर इंसान के पास अपनी विज़डम है, और अगर उसको एक ऐसी सेफ स्पेस दी जाए कि जहाँ पर वो आकर उस विज़डम पर, उस इल्म पे बात कर सके, तो वो सेफ स्पेस इज़ अ ह्यूमन लाइब्रेरी। ये ऐसी सेफ स्पेस भी है कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में कुछ प्रेजुडिसेस फेस किए हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स फेस किए हैं, कुछ बायसेस फेस किए हैं, उन पर वो गुफ्तगू कर सकें खुल के, और उनको सुनने वाले हों जो उनको जज नहीं कर रहे हों। ह्यूमन लाइब्रेरी का जो स्लोगन है वो है अनजज समवन, वाह! राइट? और उसमें कोशिश यही होती है कि ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट होता है कि जहाँ पर कुछ लोग किताब बनकर आते हैं, बजाय इसके कि हम एक प्रिंट की किताब उठाएँ या इलेक्ट्रॉनिक बुक उठाएँ, हम इंसान को एज़ अ किताब कंसीडर करते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी के कुछ चैप्टर्स जो है वो शेयर करता है अपनी मर्ज़ी से, ज़बरदस्त। ठीक है? और उस चैप्टर्स में, जैसे मैंने कहा, कि वो चैप्टर किसी स्टीरियोटाइप को फेस करने का भी हो सकता है, बायस को फेस करने का भी हो सकता है। अच्छा, ये आइडिया मुझे कैसे आया? 2 वाक़यात हैं इसमें। एक तो हम अपने कॉलीग से बात कर रहे थे कि वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, बट उससे पहले जब मैंने थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट किया बाद में, अ, 2005 में या 6 में मैं रावल डैम गया था, और यही वाली बात कि हर इंसान का अपना इल्म है। रावल डैम पे मैं वहाँ पर एक
चाय खाना था, वहाँ बैठा था, तो जब मैंने चाय ऑर्डर की तो एक साहब जो थे उन्होंने मुझे एक रजिस्टर थमा दिया, जो चाय बनाने वाले थे। उन्होंने कहा कि सर रजिस्टर है। हमने कहा क्यों, आप क्यों रजिस्टर दे रहे हैं? कहने के सर ये मैंने अपने हर ग्राहक के लिए प्रैक्टिस बनाई हुई है कि जब भी मेरे पास कोई ग्राहक आता है तो मैं इसको एक रजिस्टर देता हूँ और कहता हूँ कि ज़िंदगी के बारे में अपने तासुरात इस पे आप लिख दें। क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है? मैंने कहा ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप इसका करेंगे क्या? वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं लगता था मुझे। मैंने कहा सर मेरा बड़ा एक ड्रीम है कि मैं इसकी किताब बना के इसको छापूँ। सही है? मैंने कहा बड़ा कमाल का ड्रीम है भाई आपका, ज़बरदस्त। और मैंने इसको कहा कि अल्लाह करे आप इसमें कामयाब हों। कुछ सालों बाद मैं फिर इस्लामाबाद जाने का मौका मिला पिंडी, तो मैं फिर गया और फिर मैंने वो देखा उसके पास फिर रजिस्टर था, नया रजिस्टर था, वो फुल हो गया था। तो मैंने उसने फिर मुझे दिया और फिर इस बार मैं अपनी वाइफ़ को ले गया था, तो मैंने दिखाया, ये देखो मैंने ज़िंदगी के बारे में पिछले रजिस्टर में लिखा था। सो ये वाली जो चीज़ है ना, ये कई मर्तबा ये जो गिफ्ट है ऑफ एक्चुअली कैप्चरिंग द विज़डम एंड क्रिएटिंग आइडियाज़, जिसमें एक्चुअली पीपल हैव देयर विज़डम, किस तरह से उसको आप जो है वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो वो ह्यूमन लाइब्रेरी की एक एक पार्ट ये भी है उसका कि उसके अंदर, और दूसरा पार्ट उसका बहुत पावरफुल पार्ट है, वो इंक्लूसिविटी है। सो कराची में एक म्यूज़ियम है, मैं वहाँ गया और मैंने जैसे ही रिसेप्शन पे जाके टिकट के लिए पैसे दिए तो देयर वाज़ अ ट्रांसजेंडर सिटिंग देयर, नाइस। वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी मतलब कर्टियस। तो आई वाज़ शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड। मैंने कहा यार ट्रांसजेंडर्स इस तरह से भी होते हैं? मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा। मैं तो जब रास्ते में गुज़रता हूँ, तो ट्रांसजेंडर्स मुझे जिस तरह से दिखाई रास्ते में नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, मेरे लिए तो वही थे। दैट एक्चुअली शिफ्टेड माय पर्सपेक्टिव ऑन इंक्लूजन। ठीक है? ऑन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दैट येस आई हैव टू वर्क ऑन माय सेल्फ, कि यार इंक्लूसिविटी इज़ इट्स अ की। द की, राइट? सो देन जब हमने ह्यूमन लाइब्रेरी का दूसरा तीसरा एपिसोड किया तो हमें समझ में आया कि यार असल में तो हम ये डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा टूल है ऑर्गेनाइजेशंस में भी। मेरा बड़ा एक कोशिश भी है और उम्मीद भी है कि अगर ये वाली चीज़ ले जाई जाए कि जहाँ हम इंसान को उसकी क्वालिफिकेशन, डिग्री, एक्सपीरियंसेस उसके बियॉन्ड देखें। बिल्कुल सही है, ठीक है? बिल्कुल सही है। इंक्लूजन हमारे यहाँ पर अब तक जितना भी, और मुझे नहीं पता क्योंकि अब तक जितना भी ट्रेनिंग के हवाले से मैं चीज़ें देखता हूँ तो ये लगता है कि कोई नई किताब आती है, कोई रिसर्च आती है तो हमारे यहाँ पे उसको फ़ौरन से जिस पे काम शुरू हो जाता है। चलो फिर मैं जी, जी। ये वही क्विक क्वेश्चंस एंड 3-4 मंथ्स में सम अप करूँगा और आपकी क्विक थॉट्स इन एरियाज़ पे क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे यहाँ पैरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड आई थिंक यू बीन अ वेरी सक्सेसफुल पैरेंट फॉर मी। आपने जिस तरह से अपने बच्चों को उनकी तरबियत करी और जिस तरह से आप माशरे की भी तरबियत करते हो ऑन डिफरेंट पहलुओं के ऊपर, डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग हो। आज के पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि वो किन चीज़ों का ख़्याल रखें? वही क्विक थॉट्स। ख़्याल बस ये रखें कि स्पेस क्रिएट करें अपने घरों में। सिर्फ़ स्पेस क्रिएट करें, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक कमाल हो जाएगा। स्पेस टू टॉक, स्पेस टू लिसन, स्पेस टू एनकरेज, कैसे स्पेस, क्रिएट करें? उसके लिए कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरी बेटी छोटी थी तो हमने पर्पसफुली अपने घर में जो है वो केबल टीवी बंद कर दिया था। और वो जो पैसे थे जो केबल टीवी के मंथली हम देते थे सब्सक्रिप्शन के पैसे, उससे हम उसको हर साल बुक फेयर में ले जाते थे और किताबें खरीदते थे, नाइस। उसकी मर्ज़ी से, राइट? तो क्या शटडाउन हो सकता है? ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी एक जानने वाली हैं, मेंटोर भी हैं, फ्रेंड भी हैं। वो बताती थी कि वो उनकी फैमिली कुछ इंग्लैंड में भी हैं उनके भाई। उन्होंने वहाँ पर ये रूल बनाया हुआ है कि इतने बजे के बाद सबके मोबाइल फ़ोन्स जो है वो एक उन्होंने बास्केट बना दी, उसमें डाल देंगे। मतलब फादर, मदर, बच्चे सब अपने मोबाइल फ़ोन्स उसमें रख देंगे। रात को खाने के टाइम से इतने बजे पहले, और पूरी रात फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं होगा। सुबह ही मिलेगा, उसका भी एक टाइम है। अब इंग्लैंड जैसे शहर में जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ट्रैक शहर है हर हवाले से, उसमें एक पेरेंट हैं जो ये सोच सकते हैं। तो जब मैं कुछ चीज़ें बंद करूँगा, शट डाउन करूँगा तो फिर स्पेस क्रिएट होगी, ऐसे ही। सही है? तो वो फिर ऑफ कोर्स एवरी एवरी फैमिली हैज़ कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, वाली बात। वो अगर आपको एज़ अ पेरेंट, एज़ अ फैमिली वी हैव टू डिसाइड, बिकॉज़ आई रिमेंबर कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स भी हैं हमारे यहाँ। तो कई मर्तबा बहुत मुश्किल होता है कि हमारे अगर एल्डर्स भी हमारे साथ रहते हैं, पेरेंट्स हमारे साथ हैं,
सास ससुर हमारे साथ रहते हैं या हम उनके एक्सटेंडेड फैमिली अगर रहती है साथ, तो किस तरह से हम ये एक स्पेस क्रिएट कर सकें, ठीक है ना? मुझे इसी तरह याद है जब हम स्कूल सिस्टम में काम करते थे तो हमने एक बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया था। उस ज़माने में गूगल और ये सब बहुत नया-नया था। तो हमने बच्चों को कहा था कि आपने प्रोजेक्ट ये बनाना ऐसा बनाना है जिसमें आपने गूगल यूज़ नहीं करना। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही तो मैंने कहा बहुत आसान है। एक तरीका है आप बाहर निकलें अपने घर से देखें आपके इर्द-गिर्द कौन लोग हैं। कोई मैकेनिक होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई और शख्स होगा। गो एंड डॉक्यूमेंट देयर स्टोरीज़। वेरी नाइस, ठीक है ना? वेरी नाइस। If you are going in June, July to an excursion to northern areas, go and document that those experiences. हमारे घरों में क्या वो टाइम था जब नानियाँ दादियाँ हमें अंबिया की, इमामों की कहानियाँ सुनाया करती थी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, वो सब वेरी डॉक्यूमेंट नहीं होता। वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन यूजुअली देखा होगा टीनेजर्स में या अपकमिंग जनरेशन में बढ़ता चला जा रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। लोग अपने नेगेटिव इमोशंस को स्केप कर रहे होते हैं, उससे भाग रहे होते हैं, उल्टा उन्हें रिजॉल्व करने के बजाय। आप यंग इंडिविजुअल्स को क्या एडवाइस करते हैं यार, किस तरह से बेसिक स्ट्रेस एंजाइटी को किस तरह मैनेज करो यार, क्या करो यार, आपने कैसे करी? टू देसी बी ऑनेस्ट एंजाइटी, स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि वो टोटली ना हो, बहुत मुश्किल है। फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में फेजेज़ ऐसे आते हैं, जिसमें ये एक्सपीरियंस होता है। अ सो यंगस्टर्स के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज टू हैव फ्रेंड्स। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अशफाक साहब, जया मोहिद्दीन, हमारे बड़े लेजेंड्स हमारे गुजरा थे। आपको क्या लगता है उनने लेजेंड्स के कंटेंट के साथ उनकी जो विज़डम थी, उनके साथ कितना जस्टिस किया? आई थिंक मैंने तो नोट किया कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, वो उस उर्दू के उस कंटेंट से, वो जो हमारे यहाँ हिकमत वाली बातें हैं, वो काफ़ी दूर है। मतलब हमारे यहाँ इंटरनेशनल कंटेंट, फॉरेन चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही थी, बट अभी भी अदब से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस और जो इवेंट्स हैं, आई थिंक हबीब यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंसेस एंड ऑल दैट स्टफ। बट बहुत कल्चर रिवाइव होता दिखाई दे रहा है, बट उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमने वैल्यूज़ को लेना था। तो आप क्या चीज़ आपको समझ आती है? मेरा यही ख्याल है, मानना है कि मैंने कहा ना कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। तो जब हमने अपने घर में ये बंद किया, फॉर एग्जांपल हमने ऑल्टरनेट क्या क्रिएट किया, तो ऑन सैटरडेज वी यूज्ड टू सिट टुगेदर और हम अनकही लगा देते थे, चच्चा छक्कन लगा देते थे और बच्चों को ये एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे थे कि यार यू सी अदब, लैंग्वेज, लिटरेचर ये भी है, राइट? सो अगेन ये चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द एग्ज़िस्ट करती हैं, हमारे इर्द-गिर्द लोग भी हैं, बट अगेन इफ अगर मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि कुछ चीज़ों को बंद करके बहैसियत इंडिविजुअल और बहैसियत फैमिली, बहैसियत माशरा फ़ैसला किया जाए, तो ये जो खूबसूरत चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द हैं लिटरेचर की फ़ॉर्म में, अदब की फ़ॉर्म में, ये जो विरासत है हमारे पास अभी से नहीं बहुत कई हज़ार सालों से, वो न सिर्फ़ रिवाइव हो सकती हैं बल्कि उसमें और बेहतर काम किया जा सकता है। तो अगेन सब वही चीज़ है, यू हैव एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ फैमिली, एज़ एन इंस्टीट्यूशन क्या शट डाउन करना है। अ, इंडिया के अंदर शाहरुख खान ने टेड टॉक सीरीज़ का स्टार्ट किया था, जैसे उर्दू में, हिंदी में बहुत सारी टेड टॉक्स हैं। जावेद अख्तर साहब और मुख्तलिफ लोग उस टेड टॉक्स पर आए। उनमें से एक बड़ा यंग नौजवान टेड टॉक पर आया जिसने आके कहा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है लोगों से। और वो हर किसी से एक ही सवाल करता था, ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया? जैसे आपने जर्नल वाली एग्ज़ाम्पल दी। आपको ज़िंदगी ने क्या सिखाया? मतलब ज़िंदगी ने आपसे क्या, आपने ज़िंदगी से क्या सीखा, जो आप दूसरों से शेयर करना चाहेंगे? यार इन चीज़ों का ख़्याल रखो। मैंने अपने 50 साल के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें सीखी। मेरे लिए लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट होप, राइट? और हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ हेल हाउ आई कैन रिमेन होपफुल और दैट होप इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम गुड स्टोरीज़, गुड पीपल व्हिच आई सी। जैसे मैंने कहा ना अभी भी जब ये कराची में बारिश आई, तो अगर कोई नेगेटिविटी दिखा रहा है। हाँ, फ़ेसबुक्स पे देख लो, ट्विटर पे देख लें और सोशल मीडिया चैनल्स पे देख लें। अब ज़्यादातर जो वीडियोज़ थी उन सब में जो है वो यही दिखाया गया कि तबाही हुई है, तबाही हुई है, तबाही हुई हुई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ मदद करने वाले हाथ भी थे। क्या बात है! और अभी मैं भी थोड़ी देर पहले भी किसी से ज़िक्र कर रहा था कि जब ये बारिश वाला एपिसोड हुआ, हम अपने ऑफ़िस में बैठे और हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे अपने कॉलीग्स के साथ। तो उसमें हमारी एक फ़ीमेल कॉलीग है, उन्होंने बहुत प्यारी बात की।
उन्होंने कहा कि इस बार मैंने कराची में अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ महसूस किया इस बारिश में। मतलब मैंने हाथ लोगों के देखे बढ़ते हुए मेरी तरफ मदद के लिए। वो खुद पानी में फँसी थीं, उन्होंने वहाँ से वो निकल गई, वो 2-3 जगहों पर, 2-3 इलाकों में, नीपा से लेके और हसन स्क्वायर तक। तो उन्होंने कहा कि एज़ अ फीमेल मैंने अपने आप को बहुत सेफ महसूस किया कराची में। कोई मेरे पास कुछ स्नैचिंग के लिए नहीं आया, कोई किसी ने मुझसे बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने मेरा डिसएडवांटेज नहीं उठाया। So I think that is hope for me. Human goodness is there. We are born good. ठीक है ना? We are born pure. So I think अगर मैं इस पर यकीन कर लूँ तो फिर ये चीज़ जो है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच नूर भाई, देयर वाज Thank you. सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। मैं समझता हूँ बार बार जुमला दोहराना मेरे लिए बहुत बड़ी वो कोई मुश्किल बात नहीं कि मेरे नज़दीक आप एक इंसाइक्लोपीडिया मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, और देयर सो मच टू लर्न। वुड लव टू इनवाइट यू अगेन इन द पॉडकास्ट, और आपसे दोबारा सीखने की कोशिश होगी। It was a pleasure for me. I'm really feeling honored and I'm really thankful कि तुमने मुझे ये मौका दिया। नहीं Sit together. ने मौका दिया कि आपसे चंद सवाल की जा सकें। बाकी मैं समझता हूँ, ये जुमला बड़ा पसंद है कि मुस्कुराने वाला दीवाना है, खुदा ने उसे तौफीक दी। तो आई थिंक खुदा ने हमें तौफीक दी कि हम ये पॉडकास्ट कर सकें और आपको बुला सकें और आपसे कुछ सीख सकें। बहुत शुक्रिया। Thank you. जज़ाकल्लाह।